वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। सुबह की सोच में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इस वक्त हमारा प्रोग्राम जो है हम लोग बातचीत कर रहे हैं। स्टूडियो में इस वक्त हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ ABN न्यूज़ इस्लामाबाद खालिद जमील साहब ने। उनसे जानेंगे कि मुल्क की सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है। एक तरफ हम देखते हैं कि इमरान खान को अगर डिफरेंट केसेस में बरी किया जाता है, उसके बावजूद वो अभी अडयाला जेल में मौजूद हैं और लाहौर की तफ्तीशी टीम्स जो हैं वो उनको विजिट कर रही हैं 9 मई के मुकदमात में, और वो तफ्तीश के बाद क्या लेकर जा रही हैं वापस, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। जी वालेकुम जी। खालिद साहब, ये क्या हो रहा है? मतलब बरी हो जाता है एक शख्स, उसके बावजूद वो जेल में हमें नजर आता है, मजीद केसेस, अभी एक केस खत्म नहीं होता कि दूसरा केस आ जाता है। देखिए, जो मुल्क आइन और कानून पे चल रहा हो ना, वहाँ तो ऐसे सवालात नहीं पूछे जाते। जहाँ 1.5 साल पहले 2 साल पहले हमें इस्लामाबाद के बंद कमरों के अंदर सरकारी अफसरान ये कह रहे हों कि 1 साल बाद फ़लाँ जमात का इंतखाबी निशान नहीं होगा, फ़लाँ जमात का सरबराह जेल में होगा, फ़लाँ जमात तरबितर हो जाएगी, फ़लाँ जमात के 3 टुकड़े हो जाएंगे, वो इलेक्शन लड़ नहीं सकेंगे, इलेक्शन में जो है कि फ़लाँ जमात को इतनी नशिस्तें मिलेंगी, फ़लाँ जमात के फ़लाँ वज़ीर आज़म साहब होंगे, फ़लाँ साहब सदर मुमलकत होंगे। तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर आइन कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग जो है कि बंद कमरों में बैठ के फ़ैसले करते हैं, उन फैसलों पर अमल करवाने के लिए फिर वो हर गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर आइनी तरीका इस्तेमाल करते हैं। आपने इसी पाकिस्तान में वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसें देखी कि जब हमारा सियासी वजूद ख़तरे में होगा तो फिर हम कोई आइन कानून अखलाकियात नहीं देखेंगे। तो पाकिस्तान में आइन कानून अखलाकियात नाम की इस वक्त कुछ चीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इसलिए जितने केसेस बनाए गए कि जिनका आप कह रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, वो सज़ाएँ भी दी गई उनको। रात की तारीकी में 12-12 बजे तक समाअत की गई अडयाला जेल के अंदर, लेकिन वो तमाम के तमाम मुकदमात के अंदर सज़ाएँ उनकी हाई कोर्ट के अंदर जाके ख़त्म हो चुकी हैं या सेशन जज की अदालत में जाके उनको कलअदम करार दे दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस एक की जाती है उन फैसलों से चंद दिन पहले कि नहीं, हम कोई नया मुकदमा ढूंढ लेंगे, किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपका सियासी वजूद ख़त्म हो चुका है। जो आपने 1.5-2 साल पहले कहा था कि हमारी सियासी बका का अगर मसला हुआ तो फिर हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। आप पाकिस्तान में देखें, आप कौम की बेटियां, कौम की बहनें, कौम की माओं की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं, और वो भी कानून के रखवाले जो हैं वो जो है कि एक मुकदमे से निकलते हैं दूसरे से तीसरे, चौथे से पाँचवें। अब आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी कोई खातून या लड़की होगी कि जो एक ही दिन, एक ही वक्त में लाहौर में 12 जगहों के ऊपर जो है कि लकड़ी को आग लगा के जाके बिल्डिंग्स को कभी आग लगा रही है, कभी इमारत को, कभी गाड़ी को, कभी थाने को, कभी टावर को आग लगाती है, फिर उसी वक्त वो मियाँ वाली में भी आग लगा देती है, उसी वक्त वो गुजरांवाला में भी आग लगा देती है, और उसी वक्त वो क्वेटा के बिजली रोड पर भी आग लगा देती है। तो वो तो बिजली हुई ना, फिर वो खातून तो ना हुई। तो अब इस किस्म के अगर आपने पाकिस्तान के अंदर निज़ाम चलाना है तो फिर आप बताएं कि अदालतें अपने फैसलों के अंदर लिख रही हैं कि रियासती इदारों का अपना रवैया अवाम के दिलों में नफरत पैदा कर रहा है, और रियासत के इदारों को होश के नाखन लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है कि लगता है सबके होश के नाखन जो है वो तो अपने ही नाखनों से अपने होश आवाज को वो और ये बरखतारी से चले केसेस तो खालिद साहब बने, लेकिन इसमें अब एक और चीज भी है कि तहरीक इंसाफ ये शिकायत अब सामने आ रही है कि हमारे जो अरकान जिनको कागजात जमा कराने का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया है वो अब गायब होना शुरू हो चुके हैं, बल्कि 1-2 नाम हमारे सामने भी आए। अब ये गायब होना क्या एक बार फिर से तारीख दोहरा रही है सिंध हाउस में जो पहले हुआ, या उसके अलावा हमने ये पाकिस्तान की तारीख है। आप 1965 में देखें, 64 में देखें कि जब मोहतरम फातिमा जरा मुकाबले में आई थी जनरल अयूब खान के मुकाबले में, तो उस वक्त तो अयूब खान ने और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने पूरे पाकिस्तान अगवा कर लिया था। उसमें आपने अवाम का जो बुनियादी हक के राय दिया वो खत्म करके सिर्फ कहा जी 84,000 ये BD मेंबर है, सिर्फ ये वोट देंगे, पूरे के पूरे पाकिस्तान की अवाम को अगवा कर दिया उन्होंने। फिर इसी तरह आपका 77 का इलेक्शन आया तो उसमें भुट्टो साहब ने जो है कि अपने मुखालिफ उम्मीदवारों को अगवा करवाना शुरू कर दिया। अभी आप ये देखें, इसके बाद 80-90 की दिहाई के अंदर भी 2002 में भी आपने मुख्तलिफ पार्टियों को तोड़ा, कभी पेट्रियाट, कभी काफ लीग, कभी ये ग्रुप, कभी वो ग्रुप बनाए गए। अभी फिर जो है कि इस इलेक्शन में अगर आप देखें, इलेक्शन से पहले ही उम्मीदवारों को जो कागजात नामजदगी जमा हो रहे थे, वहाँ पे जो तजवीज़ कुनंदा है, तायीद कुनंदा, वो अगवा हो रहे थे। तो ये अगवा का सिलसिला जो है नया नहीं है। फर्क पड़ना है, मतलब 41 में से आपने 2, 4, 5 देखिए, इसका फर्क ये, हाँ बिल्कुल पड़ रहा है। इसका फर्क ये पड़ रहा है कि अवाम अपनी खुली आंखों से सब कुछ देख रही है, और वो जो चोर डाकू लुटेरे 70 साल से पाकिस्तान पे जो कब्जा करके बैठे हुए थे, उनके कब्जा उनके हाथ से वो रेत की तरह सिरकता जा रहा है। मुट्ठी जितनी जोर से दबा रहे हैं उतनी जल्दी से वो रेत उनके हाथ से निकल रही है। आपने जितनी भी बात की ना स्टार्ट से लेके अभी तक, तो मैं ये लग रहा था यार कि आपकी बातें देख के कोई सीरियस हो रहा होगा, लेकिन कल अता तारा साहब कह रहे थे कि इमरान खान की जो हुकूमत थी, उनकी जमात वो फाशिस्ट है। काम इनके देखिए और फिर भी उन्हीं पे तनकीद, ये क्या वजह है?
वो हमारे गांव में एक आदमी थे, एक बुजुर्ग थे, उनके दांत बहुत बड़े बड़े थे। तो जैसे ही उनके सामने कुछ लोग आते थे ना, शरारती बच्चे उनके ऊपर जुमले शुमले कसते थे, तो उन्होंने कहा, किसी ने उनको मशवरा दिया कि आप इनसे उलझा मत करें, जैसे ही आपके सामने आते हैं ना तो उनके कह दिया करें तुम्हारे दांत बहुत गंदे हैं, तो इससे पहले कि तुम्हें कोई बात कहे तो तुम उन पर इल्जाम लगा दो। तो ये तारड़ साहब भी लगता है उसी कबीले से, इनको किसी ने मशवरा दे दिया है कि इससे पहले कि कोई आपको बात करे, सवाल करे, तो सारा वो काम जो आप खुद करते हैं दूसरे के ऊपर डाल दें। मेरा ख्याल है कि अगर आप पिछले 2 सालों को देखें, मुझे को 30 साल हो गए हैं सहाफत के अंदर, मैंने ज़िया-उल-हक का दौर भी देखा जिसमें खुले चौराहों में कोड़े मारे जाते थे, ठीक है। उसके बाद जो है कि हमने 90 की दिहाई की सियासत भी देखी, जो बेनज़ीर और नवाज शरीफ इतने ज़्यादा आपस में बाहम दस्तो गिरबान थे कि नवाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पे इस्तकबाल करने नहीं आते थे, जैसे आज मरीम नवाज साहब जरदारी साहब का इस्तकबाल करने एयरपोर्ट पे नहीं आई, अगरचे इत्तेहादी हैं अभी भी। तो उस वक्त जिस किस्म की गलीज़ तरीन सियासत थी कि जहाज़ों के ज़रिए से बेहुदा तस्वीरें, जाली तस्वीरें, और वो अभी पाकिस्तान के लिए बड़ी लॉबिंग करते हैं जी अमेरिका में बैठ के, वो साहब जो है कि अपने आप को, जो उसके सारे पीछे उसका आइडिया जिनका था, तो वो भी किया गया। फिर जो है कि मुशर्रफ को दौर आया, उसके अंदर भी आमरीत थी, एक फौजी जनरल की हुक्मरानी थी, इक़्तिदार पे कब्जा किया उसने, जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा, वो दौर भी देखा। लेकिन यकीन जानिए सबसे बदतरीन दौर जो है ये पिछले 2 साल का दौर, मेरी अपने इस पूरे सहाफ़ती कैरियर में मैंने जब से होश संभाला, ज़िंदगी भी देखी, मैंने स्टूडेंट लाइफ के अंदर बड़ा एक्टिव रहा, स्टूडेंट यूनियंस के अंदर, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ऐसा बदतरीन दौर मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा था। और ऐसा गलीज़ तरीन और गैर इखलाकी तरीन जो है कि अगरचे इन्होंने जहांगीर तरीन को लॉन्च करके कहा कि हम बेहतरीन निज़ाम या कोई बड़ा कोई आला तरीन सियासी जमात कायम करके बड़ी बेहतरीन तरीन हुकूमत कायम करेंगे, लेकिन यकीन जाने इससे ज़्यादा बदतरीन तरीन और गलीज़ तरीन दौर जो है मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और ये सिर्फ मुआशी तौर पे भी है, सियासी तौर पे भी, मुआशी तौर के ऊपर, सियासी तौर के ऊपर, समाजी एतबार के ऊपर, माशरती, माशी, हर एतबार से, अखलाकी एतबार से आप देखें कि कानून और आइन की धज्जियां उड़ा के रख दी। देखिए जहां पे जज महफूज नहीं है, जजों के घरों के कमरे महफूज नहीं है, जहां पे जजेस की फैमिली, उनके वालिदैन, उनके बच्चे महफूज सुबह के वक्त ना हमें खवातीन देख रही होती हैं और उसके साथ साथ ऐसे लोग देख रहे होते हैं कि सुबह अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, तो कोई बिजली के हवाले से अच्छी बात तो हमें नजर नहीं आती, क्योंकि सुना है कि उसकी भी और कीमत बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो तुल रही है। मुझे बुशरा अंसारी का वो याद आ रहा है कि वो एक गाना था किसी जमाने का, बड़ा पुराना, पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा, मुझे भी हल्का हल्का सा याद आ रहा है उस जमाने का। आपको हल्का हल्का याद होगा तो हमने कहा वो पता नहीं, वो बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। तो इस वक्त ये हुकूमत आपको बिजली के इतने झटके लगाएगी, इतने झटके लगाएगी कि आप खुद बिजली बन जाएंगे, सनम जवेद की तरह, कभी इधर कभी उधर जाएंगे, और बिजली आपको मिले ना मिले, बिल आपको अच्छे खासे तगड़े मिलेंगे। देखिए अभी तक जब से शहबाज शरीफ साहब ने अल्लाह के फजल से इस हुकूमत की बागडोर संभाली है, और इन्होंने कहा था कि मुफ्त बिजली देंगे, इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी कहा था कि जब आपके पास बिल आएगा और उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि ये आपकी हुकूमत ने बिल अदा कर दिया। अभी आप ये देखें कि सिर्फ इस दौर में जिन्होंने बिल आपके अदा करने थे, सिर्फ फी यूनिट जो है कि इन 2 सालों में ये 25 रुपए फी यूनिट इजाफा ये कर चुके हैं सिर्फ 2 सालों में। तो अल्लाह करे इनको मजीद 3 साल मिले तो इसी शरह से चलते रहे। IMF के साथ जो नए मुआहदे पर जा रहे हैं 3 साल के लिए, तो वो तो मजीद, लेकिन IMF ने तो इनको नहीं कहा ना कि आप IPP से कॉन्ट्रैक्ट करें। IMF तो इनको नहीं कहा था कि आप देखिए बुनियादी इसमें जो गलती है वो कैपेसिटी बिल्डिंग के वो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनके साथ हमने गलत मुआहदे किए, उनके साथ देखिए दुनिया भर के अंदर आप ये देख, आपकी सारी की सारी मैशियत रुपए पे चलती है। आप कह रहे हैं जी आपसे मैं डॉलर में खरीदूंगा, रुपए में बेचूंगा, तो आपसे डॉलर काबू नहीं होगा तो महंगी होगी अल्टीमेटली। फिर आपका कोई इस वक्त जो है कि तकरीबन अगर 60% आपको 60 से 70% जो है कैपेसिटी चार्जेस की मद में आपको हज़ारों अरब रुपए देने पड़ रहे हैं, तो आप बदकिस्मती देखें कि वो जो कैपेसिटी जिन IPPs के साथ इस किस्म के एग्रीमेंट किए थे, उनके एग्रीमेंट खत्म हो रहे हैं अभी इस साल, अगले साल उनको रिन्यू किया जा रहा है। भाई आप उनसे जान छुड़ाएं। लेकिन क्यों? अच्छा अब आप देखें कि उन पावर कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कमीशन लेनी होगी ना? नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन है ना, आपको पता चल जाएगा कौन से खानदान वहां बैठे हुए हैं, कौन से उन्हीं खानदान की रिश्तेदारियां ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे वो सिविल है चाहे वो मिलिट्री है, उसी की रिश्तेदारियां जो है कि वो आपके पार्लियामान के अंदर हैं, उन्हीं की रिश्तेदारियां आपकी जो है जहाँ फैसला साज तमाम के तमाम कॉरिडोर्स हैं वहाँ बैठे हुए हैं। तो फिर यही होगा ना आप कि आप अब हम 3 बैठे हैं, हम फैसला करें, आप हुकूमत में ये ब्यूरोक्रेसी में, मैं कारोबार कर रहा हूँ कि जनाब ये एक मुआहदा कर लेते हैं, शेयर हमारा तीनों का बराबर होगा, आप उसको एक्सटेंड करते जाएं, क्योंकि आपने लेना हमने है। वो जो कैमरे के पीछे साहब बैठे हैं उन सारे हमने उनका खून निचोड़ना है और आपस में जो है कि हमने बांट लेना है, ये इस मुल्क में चल रहा है। तो जब तक आप
एक ज़माना था हम कहते थे कि जब तक आप ये जो फर्नेस ऑयल के ऊपर फ्यूल जो ये पावर प्लांट है इनसे जान नहीं छुड़ाएंगे, आप सोलर पे, आप विंड के ऊपर, आप हाइडल पाकिस्तान के अंदर जो है कि 55 से 60 हज़ार मेगावाट कैपेसिटी है सिर्फ आपका ये चित्राल से लेके जो है कि आपका ये नीलम वैली तक आ जाए। ये जो आपका ग्लेशियर्स जहाँ पर हैं, दरिया हैं जहाँ पर, सिर्फ आपको जो है कि वो पावर प्लांट्स लगाने हैं, छोटे छोटे जो है कि टर्बाइंस लगानी है, रन ऑफ द रिवर बना दें आप। और सर्दियों में थोड़ा सा मसला होगा आपको, सर्दियों में आप जो है कि आपके जो साउथ के अंदर विंड है, नॉर्थ के अंदर विंड है, उसको इस्तेमाल करें। आप सोलर कम हो जाएगा तो सर्दियों में आपका थोड़ा सा बर्डन जो है कि आपका चला जाएगा उसके ऊपर, फर्नेस के ऊपर चला जाता है, फ्यूल के ऊपर चला जाएगा। लेकिन आप बाकी पाकिस्तान की तो सर्दी रह कितनी गई है, सारी 2 महीने की होती हैं, 2 से 3 महीने, तो बाकी तो आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उस तरफ वो जाते, अगर उस तरफ वो जाएंगे तो फिर ये सारों के आपको दुबई लीक्स में प्रॉपर्टी नजर नहीं आएंगी, आपको पनामा लीक्स के अंदर प्रॉपर्टी नजर नहीं आएंगी, आपको एवन फील्ड के अंदर या आपको स्विट्जरलैंड के अंदर, आपको फ्रांस के अंदर, जिनको इमरान खान के केसेस नजर आते हैं उनको आईपीपी नजर नहीं आते। नहीं, देखो इमरान खान के खिलाफ जिन्होंने केसेस बनाए हैं, उन्होंने अल्लाह के फजल करम से जनवरी 2010 के अंदर उन्होंने अपनी एहलिया समेत 2 घड़ियां ली थी। जो साहब इस वक्त केसेस जो बना रहे हैं, उन्होंने खुद जो है 9% कीमत अदा करके उस घड़ी की, और उनकी एहलिया ने जो है कि 10.7% कीमत अदा करके जो है कि घड़ियां ली थी। तो पहले तो उन्हें अपनी ज़ात से शुरू करना चाहिए कि अगर आप इस मनसब पे बैठे दूसरों के खिलाफ रेफरेंस अप्रूव कर रहे हैं तो ज़रा आप और अपनी बीवी को भी कटहरे में लेकर आए कि जनाब 9% 10% आपने कीमत दे के क्यों ली। फिर बात तो ये ना, अगर आपका जो मैकेनिज्म है जिसने कीमत का तयन किया है, जिसने इमरान खान या बुशरा बीबी के लिए ताइफ का तयन किया है, अगर उसने 25 या 30% के ऊपर किया हुआ है तो आपके लिए उसने 9% पे और आपकी एहलिया के लिए 10% पे किया था, तो फिर आप अपने आप को भी पेश कर दें कि जनाब मैंने गलत पेश किया है, जनाब ये तो इसने मुझे फेवर किया है क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर का जो है कि वो सेक्रेटरी था, तो ये मेरी एहलिया थी तो मुझे फेवर कर दिया गया। तो ये ऐसे नहीं चलता। ये जो तोशाखाना 2.2 अब उसकी बात हो ही रही है, तो ये आपको लीगली कहीं पे स्टैंड करता नजर आता है या इस तरह इसमें देखिए, नैब कानून के मुताबिक अगर फर्ज किया ये तोशाखाना केस है कि अगर आपको एक ही मामले के अंदर एक से ज्यादा केसेस आप नहीं बना सकते, ठीक है ना। अच्छा, दुनिया भर के अंदर मज़हब माशरों में होता है, पाकिस्तान तो पता नहीं अब उसमें है या नहीं है, जिस किस्म के यहाँ पे हुक्मरान है और हुकूमत है, कि दुनिया भर के अंदर जितने भी असूल कानून है उसके अंदर बुनियादी नुकता यह है कि एक अगर कोई जुर्म है उसके ऊपर आप मल्टीप्लाई केसेस और मल्टीप्लाई सजाएं नहीं दे सकते। लेकिन आप तोशाखाना के अंदर ये घड़ी है, ये हार है, ये नेकलेस है, ये कोका है, ये नगदा कोका ये झुमका है, ये जनाब फलानी चीज है, ब्रेसलेट है, ये फलानी चीज, मतलब ये मजाक है ना। आप देखें, यही चेयर मैंने आफ्ताब सुल्तान से इस्तीफा दे गए थे जी, उन्होंने कहा मैं नहीं करता, ये बनता ही नहीं है केस, किसी एतबार से केस ही नहीं बनता। उन मिनट्स मौजूद है नैब के अंदर, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के अंदर, लेकिन उसके बाद एक दूसरे साहब आते हैं कि मैं तो बनाऊंगा। फिर उनके अपने डिप्टी जो है वो रिजाइन कर जाते हैं कि नहीं ये केस बनते नहीं है। फिर प्रोसिक्यूटर जनरल रिजाइन कर जाता है, केस बनते नहीं। उन्होंने कहा नहीं, सारे रिजाइन, पूरा मुल्क रिजाइन कर जाए, हमने अपने काम पे डटे हुए हैं, हमने इस मुल्क को तबाह बर्बाद करके जितना यूजलेस और बेसलेस किस्म का इद्दत में निकाह केस था ना, उसी तरह का ये 2.2 मुझे लग रहा है जितना इसको स्टडी किया। मेरा एक सवाल निमरा के सवाल से भी मिलता जुलता है कि इद्दत निकाह केस हो गया, मखसूस नशिस्तें हो गई, अभी तोशा खाना वाला केस हो गया। सर, जितनी एफर्ट्स हम ये केस बनाने में करते हैं, अगर इतनी एफर्ट्स हम महंगाई के खिलाफ कर दें, ना आज टेक्सटाइल बंद होती, ना आटे की हड़ताल होती, ना गैस महंगी होती, ना बिजली महंगी होती, यार इधर आप तवानाइयाँ लगाते नहीं हैं जहाँ पे आवाम पिस रही है, और आप ऐसे प्रोजेक्ट्स पे तवानाइयाँ लगाते हैं जो आवाम के पल्स आप जानते ही नहीं कि आवाम आपके बारे में क्या कहते हैं। देखो, इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि जो एक एज लिमिट होती है ना हुकूमत में या इदारों के अंदर जो मुकर्रर की गई है, उसके अंदर एक साइंटिफिक उसकी रीज़न है, उसकी नफ्सियाती, उसकी जिस्मानी, उसकी ज़हनी और फ़िक्री वजूहात हैं, रीज़न है जिसकी बुनियाद पे कहा जाता है जी कि फ़लाँ इदारे के जो अफराद हैं इस एज पे पहुँचेंगे तो रिटायर हो जाएंगे, फ़लाँ इदारे के इधर हो जाएंगे, जुडिशरी इस एज पे होगी। उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि आप उस एज के बाद जो है कि आपका मुमकिन है ज़हनी फ़िक्री तवाज़ुन ठीक ना हो, मुमकिन है बहुत अच्छे भी हों, लेकिन आप उस जॉब की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो यहाँ पे इस वक्त जितनी की पोजीशंस हैं उनके ऊपर आप एक्सटेंशन ज़्यादा, रिटायर्ड ज़्यादा, कब्जा ज़्यादा, माफिया ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। अब आप उनसे ये तवक्को कर रहे हैं कि वो आपके और मेरे दुख दर्द की बात करेंगे? नहीं, उन्होंने जो है कि अपने उस कब्जे को, अपनी उस एक्सटेंशन को, अपनी उस
जो माफिया के साथ उनका कार्टल बना हुआ है उसको बचाने के लिए वो तमाम हरबे करने हैं ताकि इसको हम तूल दे सकें, रेदर देन कि वही देखेंगे अच्छा मुल्क को कहाँ लेके जाना है। नहीं, वो अपनी उन असासों की हिफाजत या तहफ़्फ़ुज़ के ज़ुमरे में लगे हुए हैं सारे। अभी देखिए ना, पाकिस्तान में इस वक्त सारा मसला क्या है। बात यह है कि सियासी जमातें मैदान में उतरी, हर किसी ने नशिस्तें जीती, हर किसी को उसका हक मखसूस नशिस्तें दे दिया गया। एक जमात है जिसको आपने कहा नहीं तुम आज़ाद हो, उन्होंने कहा आज़ाद है, अच्छा हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले जाते हैं। फिर जब सारी डिस्कशन हुई तो पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं हमारे फैसले का गलत इसका तशरीह की गई, तर्जमा किया गया, तो इलेक्शन कमीशन ने गलत किया, तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उसमें आज़ाद नहीं है, पीटीआई ही है, तो ये ठीक है, इनको दे दो। अब आपको या इनको या मुझे उसमें क्या तकलीफ है कि अगर किसी को उसका हक मिल रहा है, भाई हमें तो हमारा हक तो नहीं काटा गया ना। लेकिन वो जो सारे के सारे माफियाज थे, कोई एक्सटेंशन के ऊपर है, कोई एक्सटेंशन लेना चाहता है, कोई रिटायरमेंट के बाद पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है, वो के सारे कह रहे हैं कि हम मजीद 3 साल हम इस सारे निज़ाम के अंदर बैठे रहें, चिपके रहें, और अपने इन तमाम के तमाम जो हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए हैं, जो अंदरूनी मुल्क बैरून मुल्क और प्रॉपर्टी मेकिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनको हम किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएं। और उसके लिए जो है कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज तैयार किया हुआ था कि तमाम की उम्रें बढ़ानी थी 3-3 साल, वो हुआ नहीं है। इसलिए जो है कि रोना वो अपना रो रहे हैं, दुख जो है वो नाम आपका ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। खालिद जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन वज़ात यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मुहर्रमुल हराम के हवाले से बात करेंगे। 9 मुहर्रम के हवाले से मुल्क पाकिस्तान के नामवर उलमा और मशाइख हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस।